नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। खबरों के सफर को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत श्रीलंका के बीच मछुआरों को लेकर गहराया विवाद। 54 मछुआरों की तुरंत रिहाई की मांग पर अड़ा तमिलनाडु। बातचीत रद्द करने की दी धमकी। भारत चीन के बीच सीमा मसले पर 18वें दौर की वार्ता। विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने पर सहमति। क्षेत्रीय मुद्दों पर भी सहयोग पर रजामंदी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने धर्मांतरण विरोधी कानून की जरूरत पर दिया जोर। अल्पसंख्यकों को हर हाल में सुरक्षा का भरोसा। यमन में गृह युद्ध के आसार। सऊदी अरब करेगा सैन्य हस्तक्षेप। कई शहरों में हूथी विद्रोहियों का कब्जा। इस्लामिक स्टेट ने भी बढ़ाई गतिविधियां। और पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने। दक्षिण अफ्रीका की कमजोर शुरुआत। भारत का मैच 26 को। तमिलनाडु सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर श्रीलंका ने 54 भारतीय मछुआरों को रिहा नहीं किया तो भारत और श्रीलंका के मछुआरों के बीच तीसरे दौर की वार्ता रोक दी जाएगी। दोनों देशों के मछुआरों के बीच तीसरे दौर की बातचीत आज चेन्नई में होनी है। इसमें पाक जलमंडलमध्य में मछली पकड़ने के अधिकार के मुद्दे पर बातचीत होगी, जो दोनों देशों के बीच विवादास्पद मुद्दा रहा है। वार्ता में हिस्सा लेने के लिए 15 सदस्य श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल चेन्नई पहुंच चुका है। इससे पहले दोनों देशों के मछुआरे जनवरी 2014 और मई 2014 में 2 दौर की वार्ता कर चुके हैं, जो नाकाम रही। भारत और चीन दोनों देशों ने सीमा मुद्दे सुलझाने से पहले विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे पर सहमति जताई है। सीमा मसले पर 18वें दौर की वार्ता में इस पर सहमति बनी। बातचीत में भारतीय दल की अगुवाई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। वहीं चीन की तरफ से स्टेट काउंसलर यांग जेची बातचीत में शामिल हुए। केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद से सीमा मसले पर पहले से बनी व्यवस्था के तहत ये पहली बैठक थी। बातचीत में दोनों ही देश सीमा पर विश्वास बहाली स्थापित करने पर राजी हुए। साथ ही सैनिकों के बीच तनातनी को भी खत्म करने पर सहमति बनी। मई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन जाने की संभावना है, जहां वो शिखर वार्ता में सीमा मुद्दे का दीर्घकालिक समाधान निकालने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 2 टूक शब्दों में कहा है कि आतंकवाद से मुक्त माहौल में ही पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है। इस बीच दिल्ली के पाकिस्तानी उच्चायोग में राष्ट्रीय दिवस के जलसे में जम्मू कश्मीर के कई अलगाववादी नेता शामिल हुए। भारत ने दोहराया है कि पाकिस्तान से बातचीत में हुर्रियत की कोई भूमिका नहीं है। 23 मार्च को पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को नसीहत के साथ बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय बातचीत के लिए भय और आतंक मुक्त माहौल का होना जरूरी है। सरकार का कमिटमेंट है वो बहुत साफ है कि आतंकवाद और अलगाववाद के प्रति किसी तरह की नरमी नहीं, किसी तरह का कोई समझौता नहीं। प्रधानमंत्री का यह रुख तब सामने आया है जब जम्मू कश्मीर में 2 दिनों में 2 बड़े आतंकवादी हमले हुए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी कहा कि पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आतंकवाद और घुसपैठ रुके बिना शांति संभव नहीं है। इस बीच जम्मू कश्मीर के कई अलगाववादी नेता दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के जलसे में शामिल हुए। Pakistan has always been very serious and sincere about improving our relations with India through peaceful dialogue process. We would very much like to resolve all our disputes, our problems through dialogue, including the core Jammu and Kashmir dispute. हमारा एजेंडा सिर्फ यही है कि भाई कश्मीर समस्या के समाधान के लिए, इसके रेजोल्यूशन के लिए मिलकर कोशिश करनी है। भारत को आगे आना है, पाकिस्तान को आगे आना है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत में किसी और की भूमिका नहीं हो सकती। The government of India prefers to speak for itself, having repeated it on so many occasions that there should be no scope for misunderstanding or misrepresenting India's position on the role of the so-called Hurriyat. पिछले साल अगस्त में पाकिस्तानी उच्चायुक्त की कश्मीरी अलगाववादियों से मुलाकात के बाद भारत ने विदेश सचिवों की वार्ता रद्द कर दी थी। हालांकि हाल ही में
बातचीत की शुरुआत के लिए विदेश सचिव एस जयशंकर को पाकिस्तान भेजा गया। हालांकि निमंत्रण हाल में जम्मू कश्मीर की जेल से रिहा अलगाववादी नेता मशरत आलम को भी गया था, लेकिन बाद में उनका निमंत्रण रद्द किया गया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी उच्चायुक्त भी जानबूझकर पुरानी सीमा लांघने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और उन्होंने उन्हीं लोगों को बुलाया है जिनसे वे पहले भी बात करते रहे हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से अखिलेश सुमन। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए हैं, लेकिन इसके बाद विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कुछ ऐसे ट्वीट किए जिनसे ये साफ होता है कि सरकार की तरफ से मिली जिम्मेदारी को निभाकर वो खुश नहीं हैं। हालांकि विपक्षी दलों ने अलगाववादियों से पाकिस्तानी उच्चायोग की मुलाकात पर सरकार से सफाई मांगी है। सरकार के सहयोगी दल शिवसेना ने अलगाववादियों की इस मुलाकात को भारत विरोधी करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बार फिर भूमि अधिग्रहण बिल का बचाव किया। उन्होंने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ने 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों के लिए पेंशन का भी ऐलान किया। उधर बिल का विरोध कर रहे कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री की दलील खारिज की है। इस पूरी खबर पर हम नजर डालेंगे। फिलहाल हम आगे की खबरों का रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने धर्मांतरण विरोधी कानून की जरूरत पर बहस की हिमायत भी की। इस बीच जबलपुर चर्च हमले के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में सभी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। वहीं महाराष्ट्र में एनसीपी ने नवी मुंबई चर्च हमले के विरोध में कल विधानसभा से वॉकआउट किया। जबलपुर और नवी मुंबई में चर्च पर हमले की घटनाओं के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अल्पसंख्यकों की पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। दिल्ली में सोमवार को राज्यों के अल्पसंख्यक आयोग के सम्मेलन में गृह मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज के मन के अंदर भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करने के लिए जिस हद तक हमको जाना होगा, हम उस हद तक जाने को सदैव तैयार रहेंगे। राजनाथ सिंह ने राज्य सरकारों को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है, तो वहीं उन्होंने धर्मांतरण विरोधी सख्त कानून के लिए व्यापक बहस की हिमायत भी की है। ये धर्मांतरण, घर वापसी, इन सब सारी चीजों को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं, तरह तरह की गलतफहमियां पैदा होती हैं। मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं, यदि इसके कारण गलतफहमियां पैदा होती हैं तो क्या हम इसके बारे में विचार नहीं कर सकते कि इसका समाधान क्या हो सकता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में शनिवार तड़के चर्च हमले मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं नवी मुंबई इलाके में भी चर्च हमले के विरोध में एनसीपी विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। एनसीपी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार इसमें कोई संवेदना नहीं दिखा रही है। जिस तरीके का भाषण हमारे मंत्री एकनाथ खड़से जी ने किया और जिस तरीके की उनकी भाषा थी, वो तो सुनने में भी हमें दुख हो रहा था। पिछले कुछ दिनों में चर्च पर कथित हमलों की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कड़ा ऐतराज जता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी और आरएसएस की समन्वय समिति की बैठक में कल तमाम बड़े नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर हुई इस बैठक में विश्व योग दिवस, गंगा की सफाई, अंबेडकर जयंती वर्ष और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 100वीं जयंती जैसे विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और आरएसएस के सहकार्यवाहक भैयाजी जोशी जैसे बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के बाद बीजेपी के महासचिव राम माधव ने कहा कि ऐसी बैठकों का मकसद बीजेपी, सरकार और आरएसएस के बीच जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और विचारों को साझा करना है। उन्होंने चुनावी और राजनीतिक मुद्दों पर किसी तरह की बातचीत से इनकार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। समय समय पर हम मिलते हैं, जो परिवार की दृष्टि से भी और देश की दृष्टि से भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, उन पर एक नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ नोट्स होता है। उसी प्रकार का बैठक रही है ये। आईएएस अधिकारी डीके रवि की रहस्यमय मौत के मामले में सीबीआई जांच होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के सिद्धरमैया ने इसकी सिफारिश कर दी है। विधानसभा में कल उन्होंने कहा कि डीके रवि के परिवार और लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह फैसला लिया गया है। कर्नाटक सरकार आईएएस डीके रवि की मौत की सीबीआई जांच के लिए तैयार हो गई है। विधानसभा में सोमवार को विपक्ष के गतिरोध के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने
इसका ऐलान किया। ನಾವು ಅವರಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ, ಬೇರೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार सच सामने लाना चाहती है और उसे पुलिस सीआईडी पर पूरा विश्वास है, लेकिन सबकी भावनाओं के मद्देनजर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। सिद्धारमैया ने इस मामले में विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया, जिसके बाद नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। In the statement, he alleged opposition parties are making politics regarding this death of D.K. Ravi. It is completely false. For that purpose, we protested and walk out from the assembly. What are all the, from last 1 week, this government, by leaking the several investigation issues to the public, but they cannot leak this case, I know. Real truth will come in future days, I think. राज्य सरकार इस मामले की सीआईडी जांच करा रही थी। आईएएस अधिकारी डीके रवि 16 मार्च को बेंगलुरु में अपने घर में संदिग्ध हालत में मृत पाए गए थे। वो वाणिज्य कर विभाग में एडिशनल कमिश्नर के पद पर तैनात थे। कोलार जिले में उन्होंने रेत और भू माफियाओं पर शिकंजा कसा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने सोमवार को व्यापम घोटाले में एसआईटी को चिट्ठी लिखकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम एफआईआर में शामिल करने की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद को बचाने के लिए उमा भारती और राज्यपाल को फंसा रहे हैं, जबकि इन दोनों का इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की। व्यापम घोटाले में अब तक 1800 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय के कई आला अधिकारी भी शामिल हैं। अगर ईमानदारी से माननीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार रोकना चाहते हैं और अपनी बात ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बात वो देश को मनवाना चाहते हैं तो कार्रवाई करें, नहीं तो हम तो यही समझेंगे खाओ और खिलाओ। फिलहाल यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी है। चूड़ियां रंग है सुहाग का, खुशी का, संपन्नता का। तो चलिए हमारे साथ इस एक और सफर पर, जहां आपकी मुलाकात हम करवाएंगे बहुत ही बेहतरीन चूड़ियों के कारीगरों से। पिसती है जिंदगी कांच में कारीगरों की, खूबसूरती में छिपी बदसूरती। देखिए अस्मिता में फिरोजाबाद से हमारी खास पेशकश, चूड़ियों के रंग फिरोजाबाद के, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और आइए अब रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्री ट्रायल स्टेज यानी सुनवाई से पहले हुई देरी से न सिर्फ न्याय पर असर पड़ता है, बल्कि सबूतों को भी नष्ट करता है। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और जस्टिस आर के अग्रवाल की पीठ ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले पर फैसला सुनाते हुए ये टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में दर्ज इस मुकदमे में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए निचली अदालत के फैसले को बहाल कर दिया। साथ ही निचली अदालत को मामले की तेजी से सुनवाई करने को भी कहा है। निचली अदालत ने इस मामले में 3 लोगों को आरोपित किया था, लेकिन 2007 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इन्हें आरोपों से बरी कर दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह और सुब्रत रॉय को की जमानत की राशि जमा करने के लिए 3 महीने का और समय दिया है। अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सहारा को 10 और संपत्तियां बेचने की इजाजत भी दी। सुब्रत रॉय को जमानत के लिए सेबी को 10,000 करोड़ रुपए की राशि जमा करनी है। निवेशकों की 20,000 करोड़ रुपए की राशि नहीं चुका पाने की वजह से सुब्रत रॉय जेल में बंद हैं। कोर्ट ने पिछले हफ्ते उन्हें इसके लिए 23 मार्च तक का वक्त दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एसआर कंपनी के ईमेल लीक होने के मामले में केंद्र, सीबीआई और एसआर को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में इस मामले में नेता, कॉर्पोरेट्स और मीडिया के बीच सांठगांठ की एसआईटी या सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में मुहरबंद लिफाफे में विसल ब्लोअर के बारे में जानकारी दी। आरोप है कि एसआर ने अपनी कारोबारी हितों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रियों और नौकरशाहों को उपहार और दूसरी सुविधाएं दी। जिंदल स्टील एंड पावर को मिले कोयला ब्लॉक को रद्द करने से खफा कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी है। हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वो छत्तीसगढ़ के ताराकोल ब्लॉक पर कोई फैसला न करे।
कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि नीलामी के लिए रखे गए कोल ब्लॉक को कोल इंडिया को कैसे दिया जा सकता है। कोयला मंत्रालय ने कंपनी को मिले जिन 3 ब्लॉक की बोलियां नामंजूर की हैं, उनमें तारा के अलावा गारे पालमा के 2 ब्लॉक शामिल हैं। सरकार ने जेएसपीएल के 3 ब्लॉक के अलावा बाल्को की एक खदान का आवंटन रद्द कर दिया। सरकार ने कुछ बोलियों की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। सरकार की दलील थी कि समान श्रेणी के कोल ब्लॉक के लिए दूसरी कंपनियों ने 600 गुना तक बोलियां लगाई। अब तक 33 कोयला खदानों का आवंटन हो चुका है। पिछले कई महीनों से खाली पड़े केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के पद को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता अरुणा रॉय ने सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का फैसला किया है। साथ ही आंदोलन में लोकपाल के पद, विसल ब्लोअर कानून के गैर परिचालन और शिकायत केंद्र की मांग को भी उठाया जाएगा। नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन के बैनर तले 20 अप्रैल से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। इनकी मांग है कि केंद्र सरकार मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति जल्द करे और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए। आरटीआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार अगर सीआईसी की नियुक्ति कर लेती है तो वो सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के फैसले को वापस ले लेंगे। एक तो सीआईसी, एक तो विसल ब्लोअर्स बिल, एक तो लोकपाल, एक तो ग्रीवेंस रिड्रेस, और एक तो ये जो नया सिलसिला हमारे नजर आया है कि बिना कागज का सरकार चलाना चाहते हैं, उससे हमारा मतभेद है कि वो कागज भी होना चाहिए और एक पेपर ट्रेल नहीं होगा तो हमें सरकार क्या कर रही है या नहीं कर रही है कैसे समझ में आएगा। बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पेपर ट्रेल हो और सरकार ऐसे चले जिसमें हम जवाबदेही की मांग कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जनता को जागरूक करने में सरकार विधायकों और सांसदों को भी शामिल करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को मिशन इंद्रधनुष मीडिया कैंपेन लॉन्च करने के मौके पर यह बात कही। मिशन इंद्रधनुष का मकसद दूरदराज के इलाकों में बच्चों का टीकाकरण करना है। बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए सरकार मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत टीकाकरण में जुटी है। इस योजना में उन 201 जिलों को फोकस किया गया है जहां आधे से भी कम बच्चों का टीकाकरण हो पाता है। यहां बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी जैसी 7 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीका लगाया जाएगा। हम लोगों ने अपने डेवलपमेंट पार्टनर्स WHO, यूनिसेफ और रोटरी के साथ चर्चा करने के बाद उन सारे इलाकों की मैपिंग की है जहां बच्चों का टीकाकरण होने में तकलीफ आती है, दिक्कत आती है, और हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन चलती रहेगी। उस रूटीन इम्यूनाइजेशन के साथ साथ यह कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष अलग से चलेगा। दरअसल भारत में करीब 65% बच्चों का ही टीकाकरण पूरा हो पाता है। 2009 से 2013 के बीच हर साल टीकाकरण में महज 1% की बढ़ोतरी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में टीकाकरण को जरूरी बताया है। We don't have 4 years polio in India, but neighboring countries, they have polio and therefore India is still at high risk of having polio importation. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश में 1/4 बच्चे ऐसे हैं जिनका टीकाकरण पूरा नहीं हो पाता। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए L1B वर्क वीजा हासिल करने की प्रक्रिया आसान करने का ऐलान किया है। इससे अमेरिका में काम कर रहे भारतीय कंपनियों को बड़े पैमाने पर फायदा होगा। ओबामा के इस कदम से अमेरिका में विदेशी निवेश बढ़ने की उम्मीद है। अभी भारतीयों का L1B वीजा अन्य देशों के नागरिकों के मुकाबले कहीं ज्यादा खारिज होता है। L1B वीजा ऐसे लोगों को दिया जाता है जिसमें शख्स अमेरिका में बसने के लिए नहीं आता। इसके तहत अमेरिका में काम करने वाली कंपनी को दूसरे देशों से कर्मचारियों को कम से कम 1 साल तक के लिए अमेरिका भेजने की अनुमति होती है। अमेरिका में काम कर रही भारतीय कंपनियां अब ज्यादा संख्या में भारत से कर्मचारियों को कुछ अवधि के लिए अमेरिका बुला सकती हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पसुपेश अब भी जारी है। कई दौर की बातचीत के बाद जल्द ही इस पर कोई फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि समझौते में ईरान और पश्चिमी देशों की शर्तें अभी तक साफ नहीं हो पाई हैं, लेकिन अब ब्रिटेन भी समझौते की शर्तों का विरोध कर रहा है। ईरान और दुनिया के 5 ताकतवर देशों के बीच आम सहमति बन सकती है। इस बीच कई देशों से विरोध की आवाजें भी आने लगी हैं, जिसे देखते हुए अमेरिका ने साफ किया है कि वो समझौते की शर्तों पर बहुत सावधानी बरतेगा और किसी भी ऐसे प्रावधान को नहीं स्वीकारेगा जिससे बाद में उसे पछताना पड़े। In the coming days, our P5+1 negotiators will continue to meet with Iran's representatives to see if we can bridge the remaining gaps
and come to an understanding that will peacefully and verifiably resolve the international community's deep concerns with Iran's nuclear program. And as we've said all along, we will not accept a bad deal. इजराइल के बाद अब ब्रिटेन भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम के विरोध में खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने परमाणु समझौते को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करने की बात कही। Obviously, we should not do a deal at any price, but I do think the alternatives to doing a deal are not alternatives that are attractive. And frankly, they're not attractive for Iran. The sanctions that we put in place, and Britain led the charge in Europe, has done such damage to Iran that it's in their interest to conclude a deal. ईरान के परमाणु कार्यक्रम में सबसे बड़ी बाधा उसके मसौदे को लेकर है, जिसे अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। ईरान का कहना है उसके परमाणु कार्यक्रम का उद्देश्य बम बनाना नहीं है। इजराइल समेत क्षेत्र के सभी देश मानते हैं कि अगर ईरान को परमाणु कार्यक्रम जारी रखने की इजाजत दी जाती है तो वो आसानी से बम बनाने की स्थिति में आ जाएगा, जो कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा। दूसरी तरफ ईरान के तेल भंडार को देखते हुए कई देशों का मत है कि उस पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाए। हालांकि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम का पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य पूर्व के देश यमन में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। अलकायदा के हमलों और हूथी विद्रोहियों के राष्ट्रपति हदी को भगाने पर मजबूर करने के बाद इस्लामिक स्टेट ने भी यहां अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। माना जा रहा है कि खुद के विस्तार के लिए उतावले इस्लामिक स्टेट का अगला लक्ष्य यमन ही है। इन हालातों में यमन गृह युद्ध में फंसता नजर आ रहा है। حصل ان احنا معتصمون هنا في محافظة تعز سلميا ولن نرفع بايدينا اي شيء ونطالب باقالة الحارثي। प्रदर्शन कर रहे ये लोग हूथी विद्रोहियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। पिछले दिनों शिया लड़ाके यानी हूथी विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति आबिद रब मंसूर हदी को भागने पर मजबूर कर दिया। हदी अब दक्षिण शहर अदन में शरण लिए हुए हैं। वहां सऊदी अरब उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहा है। लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए यमन के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब से सैनिक हस्तक्षेप की मांग की है। أن يكون هناك سرعة لأنه عامل الوقت الآن ليس في صالح أحد وبالذات ليس في صالح الشرعية الدستورية، ليس في صالحنا نحن اليمنيين المواطنين البسطاء। यमन की तरफ से सैनिक हस्तक्षेप की मांग तब आई है जब अमेरिका और ब्रिटेन लगातार अपने सैनिकों को यमन से बाहर निकाल रहे हैं। सऊदी अरब ने भी साफ किया है कि वो मध्य पूर्व में शांति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और यमन को इस्लामिक स्टेट और हूथी विद्रोहियों के हाथ नहीं आने देगा। We continue to hope that we can present Yemen with all the assistance that it needs and we remain to our word. इस बीच अमेरिका ने कहा है कि वो यमन में हो रही गतिविधियों से निपटने को तैयार है। हालांकि अमेरिकी सैनिकों का यमन से पलायन सोमवार को भी जारी रहा। अमेरिका और ब्रिटेन हूथी आतंकियों से सीधे टकराव से बच रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने साफ किया है कि उनका समर्थन राष्ट्रपति हदी के साथ है। I will say that there continues to be ongoing security cooperation between the United States and the national security infrastructure of the Hadi government. That will continue to be valuable coordination. इस बीच यमन के सैनिक कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहे हैं। उन्हें उत्तरी हिस्से में हूथी विद्रोहियों के साथ साथ अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से भी जूझना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने भी रविवार को एक आपातकालीन बैठक कर यमन की हालत सीरिया और लीबिया की तरह होने की आशंका जताई है। माना जा रहा है कि सीरिया और लीबिया के बाद इस्लामिक स्टेट यमन में अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं। शुक्रवार को 2 मस्जिदों में हुए हमले की जिम्मेदारी भी आईएस ने ही ली है। इस हमले में 140 लोग मारे गए थे। इस साल की शुरुआत से ही इस्लामिक स्टेट ने अफगान और पाकिस्तानी तालिबान और बोको हरम जैसे संगठनों से गठबंधन कर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिशें की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आज विश्व कप क्रिकेट का पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। ऑकलैंड में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका एक दूसरे के आमने सामने हैं। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।
दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और दक्षिण अफ्रीका के दोनों सलामी बल्लेबाज महज 31 रन के स्कोर पर ही पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज बोल्ट ने दोनों को आउट किया और पारी को संभालने की कोशिश कर रहे रोसो भी 39 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि एक छोर से डुप्लेसिस ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक पूरा किया। चौथे विकेट के लिए कप्तान एबी डिविलियर्स और डुप्लेसिस ने अच्छी साझेदारी करते हुए दक्षिण अफ्रीकी पारी को संवारा। डिविलियर्स ने भी अर्धशतक पूरा कर लिया है और फिलहाल दक्षिण अफ्रीका ने 216 रन बना लिए हैं और 38 ओवर खेले जा चुके हैं। फिलहाल यहां बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मैच को रोक दिया गया है। दोनों ही टीमों के पास वर्ल्ड कप के फाइनल में पहली बार पहुंचने का मौका है और दोनों ही इस मौके को जाहिर तौर पर गंवाना नहीं चाहेंगे, लेकिन फिलहाल बारिश ने मजा जरूर किरकिरा किया है और मैच थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया। समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर कल उनके जीवन पर आधारित पहली फिल्म का प्रसारण किया गया। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इस फिल्म के प्रसारण के बाद राज्यसभा सांसद डीपी त्रिपाठी ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारतीय राजनीति का अहम हिस्सा हैं। इस फिल्म के जरिए उनके जीवन के हर पहलू को दिखाने की कोशिश की गई है। जल्दी इस फिल्म का प्रसारण पूरे हिंदुस्तान में किया जाएगा। जाने माने फिल्म अभिनेता शशि कपूर दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजे जाएंगे। सरकार ने साल 2014 के लिए सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान के लिए उनका चयन किया है। शशि कपूर दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले 46वें शख्स होंगे। 18 मार्च 1938 को कोलकाता में जन्मे शशि कपूर ने 100 से ज्यादा फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया है। शशि कपूर भारत के पहले ऐसे अभिनेताओं में से एक हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया। कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। शशि कपूर के इस रूप को तो सभी ने देखा और सराहा, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने वाले वो पहले भारतीय कलाकारों में से एक हैं। दरअसल अभिनय तो उनके खून में था। शुरुआत हुई बाल कलाकार के रूप में। 1 मिनट के लिए रीता से मिल लूं? मास्टर जी, मैं उसके लिए एक भेंट लाया हूं। अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के नक्शे कदम पर चलते हुए वो थिएटर में काफी सक्रिय रहे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई जेनिफर कैंडल से और दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इस तरह शशि कपूर उन अभिनेताओं में से हैं जिन्होंने शादी के बाद फिल्मी दुनिया में कदम रखा। से न अखियां मिलाना। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। अभिनेत्री नंदा के साथ उनकी जोड़ी काफी हिट रही। दोनों ने मिलकर 9 फिल्में की, जिसमें जब जब फूल खिले, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे और रूठा ना करो जैसी फिल्में शामिल हैं। हेमा मालिनी के साथ उन्होंने 10 फिल्में की। जब एंग्री यंग मैन का दौर आया तब भी वो दीवार और त्रिशूल जैसी फिल्मों से अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहे। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। इन सब के बीच वो अंग्रेजी फिल्मों में भी काफी सक्रिय रहे। मर्चेंट आइवरी की फिल्म द हाउसहोल्ड में उन्होंने एक मध्यम वर्गीय युवक की भूमिका अदा की। हीट एंड डस्ट में वो एक राजसी अंदाज में दिखे। इन कस्टडी में उन्होंने एक बुजुर्ग शायर की भूमिका अदा की। 1978 में उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, जिसके बैनर तले उन्होंने जुनून, विजेता, 36 चौरंगी लेन और उत्सव जैसी सार्थक फिल्मों का निर्माण किया। आज वो फिल्मों से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उनकी विरासत फिल्म प्रेमियों के लिए सदा अमूल्य रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। भारत श्रीलंका के बीच मछुआरों को लेकर गहराया विवाद। 54 मछुआरों की तुरंत रिहाई की मांग पर अड़ा तमिलनाडु। बातचीत रद्द करने की दी धमकी। भारत चीन के बीच सीमा मसले पर 18वें दौर की वार्ता। विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने पर सहमति। क्षेत्रीय मुद्दों पर भी सहयोग पर रजामंदी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने धर्मांतरण विरोधी कानून की जरूरत पर दिया जोर। अल्पसंख्यकों को हर हाल में सुरक्षा का भरोसा। यमन में गृह युद्ध के आसार। सऊदी अरब करेगा सैन्य हस्तक्षेप। कई शहरों में हूथी विद्रोहियों का कब्जा। इस्लामिक स्टेट ने भी बढ़ाई गतिविधियां।
पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने। शुरुआती झटकों के बाद संभली दक्षिण अफ्रीका की पारी। भारत का मैच 26 में।